तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो सीनियर था ना वो तो साला पूरा का पूरा किताब ही देख लेता है, लेकिन अगर बात करें समझने की तो नहीं समझ पाता, एक भी शब्द नहीं समझ पाता, समझे। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी के माउंटेन में, जहाँ पर वो लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल से ट्रेनिंग किया जा रहा था और बोलता है कि गुड, लगभग आधे दिन के अंदर मैंने पूरे के पूरे 400 शॉट मोमेंटम को मास्टर कर लिया, नाइस। और जहां तक बात करें अपने एमसी की तो वो भी ट्रेनिंग करते करते फाइनली थक जाता है कि बाप रे, साला सीनियर ने तो बोला ही नहीं था कि तलवार तकनीक को सीखने में जितना मुश्किल आती है ना उससे ज्यादा मुश्किल तो साला उसके शॉट इंटेंट को सीखने में आती है। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि ये जो शॉट इंटेंट है ना वो रिप्रेजेंट करता है शॉट तकनीक को, और अगर शॉट तकनीक जरा सी भी फीकी पड़ी तब समझ जाओ तुम अपने पूरे के पूरे जिंदगी में कभी भी शॉट इंटेंट सीख ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुमने इस तकनीक को नहीं सीख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर गलत तरीके से सीख लिया ना तब समझो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तभी अचानक से उस डिमोनिक किताब को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि नाइस, साला अब समझ में आया कि ये किताब मुझे पहले क्यों नहीं दी गई। सीनियर ब्रदर को डर था कि अगर ये तकनीक मैंने सीख लिया तो हो सकता है कि मेरा दिमाग आसानी से डिमोनाइज हो जाए, समझे। और इसी चीज को रोकने के लिए ताकि मैं डिमोनाइज ना हो जाऊं उसने थंडर सोड वाली तकनीक को मुझे दे दिया। यानी कि जैसा कि मुझे अपने सीनियर ब्रदर से उम्मीद थी, वो बंदा तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग निकला और ये बोलकर उस एंशिएंट गॉड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के बुक को खोल देता है, जिसमें सच्ची में बहुत ही सारी चीजें लिखी थी कि मेरा नाम दाव वेनरेबल मुजुआन है, जिसका जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण से पहले हुआ था। और जहां तक बात करें मेरी, तो मैं तो 360 मिलियन थंडरस्टॉर्म को सहन किया था, जिससे ये हुआ कि मैं दाव के साथ जुड़ गया और एट द एंड फाइनली मुझे एक यूनिवर्स के रूप में भी देखा जाने लगा। और ये कल्टीवेशन तकनीक जिसको तुम देख रहे हो ये मेरी पूरी की पूरी जिंदगी का इकट्ठा मेहनत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेवन के तहत सभी चीजें केवल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को महत्व देती है, लेकिन ये बात स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वालों को पता ही नहीं होगा कि जो बॉडी कल्टीवेशन तकनीक है ना वो इन सारी की सारी चीजों में कितना अहम रोल निभाती है। एक ट्रू बॉडी कल्टीवेटर वो होती है जो सन एंड मून को पकड़ सकती है और यहाँ तक कि सितारों को भी डुबा सकती है और सिर्फ एक पंच में पूरे के पूरे क्रिएशन को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, समझे। फिर क्या, इसी तरह से बहुत सारी चीजें बताया जाता है। और अपना जो एमसी था ना इस चीज को पढ़कर लिटरली मैं पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि बाप रे, चलो ये एंशिएंट डीमन बॉडी कल्टीवेशन तकनीक तो लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक है। इसमें ये लिखा है कि अगर मैंने इस तकनीक को अच्छे से सीख लिया ना तो सिर्फ एक ही अटैक में, सिर्फ एक ही पंच में इस पूरे के पूरे क्रिएशन को ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो ना कि ये तकनीक कितनी लाजवाब है। तभी बोलता है समझ गया। इसमें ये लिखा है कि अगर मैंने इस तकनीक को सीखने की कोशिश की तो मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का क्रूअल इंसान बनना पड़ेगा, और अगर तुम सच्ची में क्रूअल इंसान नहीं बन सकते तब तो तुम भूल ही जाओ कि इस तकनीक को तुम कभी भी सीख सकते हो। तो बोलो, है तुम्हें हिम्मत, है पिछवाड़े में दम? हाँ, अगर सच्ची में दम है ना तो खाओ माँ कसम और इस तकनीक को सीख के दिखाओ, समझे। और जी हाँ, ये जो बात थी ना ये बात उस तकनीक वाली बुक में लिखी थी, जहाँ पर अपना एमसी भी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि ओह माय गॉड, चैलेंज वो भी मुझे। चलो अच्छी बात है। अब जबकि इस तकनीक वाली बुक को लिखने वाला मुझे चैलेंज कर ही दिया है तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। चलो देख ही लेता हूँ कि आखिर इस बुक में ऐसी भला कौन सी खास बात है। और ये बोलकर जैसे पेज को पलटता है ना लिटरली में यार ये था जरा देखो तो साला इस टाइप का पोजीशन बना था। और ये देखकर अचानक से उसको अपने सीनियर की कही गई बातें याद आती है कि इस बुक के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लेवल का चार्ट है जिसको तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। और हाँ, तुम्हें ये कोशिश करनी है कि इस चार्ट को देखने के बाद तुम इस बुक के पूरे लॉजिक को अच्छे से समझ जाओ, समझे। और यही चीज सोचकर अपने सीनियर की बातों को सोचकर अपना जो एमसी था ना वो इस किताब को लिटरली में बहुत ही गौर से देखे जा रहा था कि नहीं यार क्यों नहीं, बताओ क्यों, आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साला ये किस टाइप की बवासीर वाली तस्वीर है। अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उस तस्वीर को देखकर फुल उसी की तरह खड़ा हो जाता है और शर्माते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि व्हाट द फक, साला ये किस टाइप का पोजीशन है भाई। लेकिन नहीं, कोई नहीं, जैसे भी पोजीशन हो माँ कसम मैं इसको सीख कर ही रहूंगा। फोकस यार फोकस, मुझे अच्छे से फोकस करना होगा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है जिग्नेशन के इंक स्क्रॉल पवेलियन में, जहाँ पर एक लड़की बैठी पड़ी थी। जरा देखो तो साला बैठने का अंदाज कितना ही खतरनाक था। बंदा बोलता है कि फेरीमो क्या आपको पढ़ना हो गया? अगर सच्ची में हो गया तो गुना ड्राफ्ट को सबमिट कर देते हैं, समझे, वरना कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लड़की बोलती है अरे यार चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बंदा भी लाइक पर यार आपने जो एंशिएंट गॉड डीमन बॉडी का रिवाइनिंग आर्ट लिखा था वो तो साला बिक ही नहीं रहा, 3 से भी कम कॉपियां भी की है, समझे। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, इन सारे के सारी तकनीकों के बारे में लिखना छोड़ दो। जब कोई भी बंदा हमारी तकनीक पर भरोसा ही नहीं करेगा तो फिर ये मैनुअल बिकेगी कैसे। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि आप उस मैनुअल में कुछ ज्यादा घुमा फिरा कर लिखते हैं जिसका एक वर्ड समझने में ही कल्टीवेटर की गांठ पड़ जाती है। तो फिर बताओ यार बताओ, आखिर वो लोग अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे। और ये सुनकर लड़की का तो पूरा का पूरा मुंह ही बन जाता है कि साला तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। तभी अचानक से खुश हो जाती है कि 1 मिनट, अच्छा एक बात बताओ, उस चीज का क्या जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी तुम्हें खोजने के लिए बोला था। ओह वो चीज ना, हाँ मैंने फाइनली खोज निकाला। ये जो
टेन नेशन एकेडमी है ना, ये अगले साल बहुत सारे डिसाइपल्स को भर्ती करेंगे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है कि गुड, ये हुई ना बात, देखना अब मैं जाऊंगी उस एकेडमी में। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि नाइस 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 यार नाइस। जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं ना, वहीं पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की इंटरेस्टिंग चीज भी होती है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 3 दिन बाद, आई मीन अपने एमसी के पहाड़ पर, जहाँ पर वो अभी तक बिल्कुल उसी पोजीशन में था, समझे। और उस लड़की की बनाई हुई फेक तकनीक को प्रैक्टिस किया जा रहा था। फिर क्या खुद की उल्टी कर देता है, लिटरली यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल से उल्टी करता है। मैंने लगभग 3 बार खुद की उल्टी कर दी। लेकिन बात करें इस तकनीक की तो मुझे एक भी चीज अभी तक एक भी शब्द घंटा भी समझ में नहीं आया। लेकिन इस मैनुअल में तो लिखा है ना कि इस तकनीक को सीखने के लिए टैलेंटेड होना जरूरी है। हाँ तो फिर बताओ, मेरे जैसा टैलेंटेड, मेरे जैसा खतरनाक लेवल का आग मुझे वाला टैलेंटेड इस दुनिया में है भी या फिर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी समझदारी कुछ ज्यादा ही लेक कर रही हो। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नहीं नहीं यार, मैं इस तरह से हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता, मुझे ट्राई करना होगा, एक बार और ट्राई करना होगा। साला अपना पूरा का पूरा दम लगा दूंगा, लेकिन इस चीज को सीख कर ही रहूंगा। तभी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि आज से, बल्कि अभी से मैं अपनी ट्रेनिंग को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा। जहाँ पर 8 घंटा आराम करता था, वहाँ पर सिर्फ 1 घंटा आराम करूंगा। लेकिन इस तकनीक को सीखूंगा तो जरूर। अगर मेरा टैलेंट काम नहीं करेगा तो मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इसकी माँ का बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात लगा दूंगा, लेकिन इस कल्टीवेशन मेथड को कॉम्प्रीहेंड करके रहूंगा। और अपने हाथ को ऊपर करते हुए अपने आप को बोलता है कि सोचो सोचो यार सोचो, कुछ तो सोचो, ऐसी कोई ना कोई चीज तो जरूर होगी जिसके बारे में तुम भूल रहे हो। लेकिन क्या साला इसी तरह से हाथ को ऊपर उठाते उठाते रात हो जाती है। जहां तक बात करें अपने एमसी की तो उसको उस किताब का एक भी शब्द अभी तक समझ में ही नहीं आया था। और इसी तरह से सोचते सोचते लिटरली में यार साला दूसरा दिन भी आ जाता है, जहां पर अपनी आई की पावर को यूज करते हुए फुल गुस्से में मनी मन सोचता है कि अगर मैं अपनी धर्म आई को अच्छे से यूज करूँ ना, तब मैं बहुत आसानी से एक हाई लेवल का इंसाइट को यूज करते हुए इस बुक के सारे एसेस को बहुत ही अच्छे से देख सकता हूँ। लेकिन साला समझ में ये नहीं आ रही कि आखिर इस मैनुअल को समझने में मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। जिधर से भी सोचूं, साला ऊपर से सोचूं या फिर नीचे से सोचूं या फिर पलट के देखूं या फिर किसी तरह से क्यों न सोचूं, मुझे तो कुछ घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। एक हायर लेवल हेवन गेजिंग धर्मा आई एक्चुअली में इसका यूज कैसे होता है। और इतना बोलने के साथ हाफ बिल्कुल वो तो पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाता है कि 1 मिनट समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हालांकि ये छोटी सी है, लेकिन एक चीज, बहुत ही छोटी चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये बोलकर बहुत ही गौर से उगते हुए सूरज को देखे जा रहा था कि जब भी कोई नॉर्मल लोग आसमान की ओर देखते हैं ना, तो उसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, और वो चीज ये है कि हर नॉर्मल लोग यही सोचता है कि आसमान तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि आदमी का फेथ उसके लिखे हुए हाथों की लकीरों में डिसाइड नहीं होता। वो जब चाहे तब इस चीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज लोगों को समझ में आए तब ना, इसलिए आज मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। थोड़ा सा समझ में आया ना, समझ लूंगा, बस इंतजार करो। इस डिमोनिक आर्ट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लूंगा, बस इंतजार करो। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से चौंक जाता है। तभी मनी मन सोचता है कि अरे यार आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरा टैलेंट आखिर गया कहाँ पर। हा? मैं तो इस तकनीक को सीखते सीखते रह गया, और पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बहुत सारी बकवास चीजें निकलने लगी। तभी अचानक से अपना जो एमजे था ना, वो भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि नो प्रॉब्लम, अब बस मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे की ओर तो देखूंगा ही नहीं। और अगर सच्ची में मुझे देखना ही पड़े तो मैं अपने कॉन्शियस के अंदर देखूंगा, ताकि अपने अंदर का ध्यान पूरा का पूरा सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकूं। और ये बोलकर सच्ची में यार सीनियर का जो ब्रिज तकनीक था ना, जिसको हवा बनाकर अपने एमसी को दिया गया था ताकि इसका टैलेंट बढ़ सके, अब याद आया। हाँ बिल्कुल उसी तकनीक को याद कर अपना जो एमसी था ना, वो भी एक खतरनाक लेवल का पोज मारता है और फुल गुस्से में अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। जिससे होता ये है कि उसकी आंखों के सामने में लिटरली मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल की एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरी तरीके से हिला पड़ा था। और ये सारी के सारी चीजें अपने एमसी के नॉलेज के अंदर चल रही थी, जहाँ पर वो भी उस मूर्ति को देखकर मनी मन सोचता कि क्या अब ये क्या है, क्या कोई भगवान या फिर मेरा कोई डीमन। जो भी बोलो, इस मूर्ति से जो पावर है ना, वो साला कुछ ज्यादा इंटेंस फील हो रही है। और इसी चीज के चक्कर में एक बहुत ही बड़ा घटना भी घट जाती है, जहाँ पर सीन चेंज होता है पहाड़ों के पीछे, आई मीन टेन नेशन एकेडमी में। और यहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक टूटते हुए तारे को बड़ी आराम से देखे जा रहे थे। एक बोलता है कि ओह माय गॉड, ये तो सर सेलेस्टियल फेनोमेनन है ना, यानी कि समझे एक डिवाइन बीइंग का जन्म हो चुका है। तभी दूसरा, साले मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अपने आप को प्लस अपने फीलिंग को संभाल कर रख, समझा। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा तो पूरे के पूरे तरीके से डर जाता कि अरे सॉरी यार, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सारी की सारी सेलेस्टियल घटनाएं अक्सर ही मिथ्या साबित होती है, समझे। पहला बोलता है पर यार जरा सोचो तो, अगर ये बात सच्ची में सच हो जाए तब क्या होगा? क्या होगा? अगर तुम्हें सच्ची में लगता है या फिर तुम्हें सच्ची में इस चीज पर विश्वास है ना, तो तुम खुद अपने आप में ही चीज को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर लेते? अगर सच्ची में ये घटना रियलिटी हुई, तब ज्यादा देर तक ये घटना किसी से तो बिल्कुल भी नहीं छुपने वाली।
वाली। और इतना बोलने के साथ ही हमें फिर से उस टूटे हुए तारे को दिखाया जाता है, जो कि इस बार इंपीरियल पैलेस की ओर से गुजर रहा था, जहाँ पर बात कर एक बंदे के, तो वो भी मस्त आराम से बैठकर उसी चीज को देखे जा रहा था। बगल वाली लड़की बोलती है, महाराज देख रहे हो ना, ये तो साला लिटरली में एक सेलेस्टियल फेनोमेनन है। आपको क्या लगता है क्या होगा अगर एक डिवाइन बीइंग सच्ची में इस दुनिया में आ गया हो? हाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर वो बीइंग हमारे किंगडम में ना होकर किसी और जगह पर हो, तब तुम क्या करोगे? जिसकी बातों को सुनकर ये बंदा भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बस इतना ही सिंपल, मैं उसको सीज कर लूंगा, चाहे वो डिवाइन बीइंग कहीं पर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको खोज निकालूंगा और एट द एंड उसको अपने किंगडम पर लेकर आऊंगा, देख लेना। अब आते हैं डिमोनिक बीस्ट का इस प्लेन में, और यहाँ से भी ये टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हमें लिटरली में एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और जी हाँ, उस मॉन्स्टर के आगे उसके मुंह के सामने एक आदमी खड़ा था। और जहाँ तक बात करें इस बंदे की, तो इसके लुक को तो देखकर तुम लोग पहचान ही गए होंगे ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि सोलो लेवलिंग का थॉमस आंद्रे था। और ये भी सेलेस्टियल घटना को देखकर एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड, ये हुई ना बात, फाइनली एक डिवाइन बीइंग आ ही गया, नाइस, अब मजा करने बीड़ू। अब हम सारे के सारे डीमंस को अपनी एफर्ट को डबल करना पड़ेगा ताकि ये चीज हमें मिल सके और किसी को भी नहीं, समझे? और इतना बोलने के साथ ही वापस से सीन चेंज होता अपने सीनियर के रेसिडेंस पर, जहां पर अभी तक मतलब सोचो तो साला पूरे के पूरे दुनिया में कांड हो जा रहा था। और ये बंदा लिटरली में यार अभी तक उस तकनीक को सीखने का ट्राई किया जा रहा था, और वो कुछ सीख तो नहीं पाता, लेकिन हाँ उसकी तबीयत पूरी की पूरी तरीके से खराब हो जाती है। बाप रे, अगर ये तकनीक है कौन सी आ रहा, साला मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। अभी तक इतने दिन हो गए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, और जरा देखो तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तभी फुल गुस्से में बोलता है कि माँ का बोसला तकनीक, साला समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर किस पागल इंसान इस तकनीक को बनाया। जब सब कुछ ठीक था तो क्या उसके पिछवाड़े में चुल मच रही थी? हा? और मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस तकनीक को सीख पाऊं या फिर नहीं। साला फर्क तो इससे पड़ता है कि उस बुड्ढे उस मास्टर को आखिर बोलूंगा क्या। जब उसे पता चलेगा ना कि मैंने इस तकनीक का एक अक्षर भी सीख नहीं पाया, वो तो साला कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, भड़क जाएगा मुझ पर, और लिटरली में अपनी तलवार निकालकर मुझे मारने का भी ट्राई करेगा कि साले मेरे 10,000 टेल्स गोल्ड के टेल्स वापस दे तेरी माँ का वापस दे। जब तुझे पता था कि ये तकनीक नहीं सीख पाएगा तो फिर बता क्या घंटा का सीनियर है तू, और क्या जरूरत है मेरे पैसे खर्च करवाने की? और ये सोचकर अपने मास्टर को अपने मन में इस तरह से गुस्सा होता हुआ देखकर ये बंदा अपना जो सीनियर था ना, लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है और बहुत ही घोर से उस सेलेस्टियल फेनोमेनन उस टूटते हुए तारे को देखे जा रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना जो सीनियर था ना वो टूट चुका था, लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से टूट चुका था, जहाँ पर हुक्के को पीते हुए मन ही मन सोचता है कि आज पट चक लेन दे हो, तेज धारों को चमक लेन दे। मैं जिंदा क्यों हूँ नहीं बताओ आखिर मैं जिंदा क्यों? ये तो कोई राजा की मेंटेलिटी नहीं हुई। और ये सारा का सारा कांड अपने सीनियर को इस तरह से इतना खतरनाक लेवल से उदास देकर अपने जो जूनियर सिस्टर थी ना, वो भी साले एक पत्थर पर बैठकर बहुत ही गौर से बस उसी को देखे जा रही थी और बोलती है कि ओ माय गॉड, एक बात बताओ, आखिर हमारा सीनियर ब्रदर इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि साला वो हर बार अकेले ही टूटते हुए तारे को देखते ही रहता है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया ना? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्ही से बोल रही हूँ सेकेंड सीनियर, बताइए तुम्हें क्या लगता है? तभी अगर बात करें इस बंदे की तो हाँ बिल्कुल, इसका नाम जूल लुचेंग होता है, जो कि हमारे दाऊद सेठ का सेकंड सीनियर था, समझे? वो बोलता है कि देखो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा जो न्यू जूनियर ब्रदर है ना, उसका टैलेंट लिटरली में कुछ ज्यादा ही पुअर हो, इसलिए सेठ का सीनियर बड़ा वाला सीनियर ब्रदर होने के नाते वो बंदा कुछ ज्यादा ही परेशान हो और ये भी सोच रहा हो कि आखिर अपने जूनियर ब्रदर के टैलेंट को किस तरह बढ़ाया जाए, समझे? इसलिए वो बंदा बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा है और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से फुल एटीट्यूड में बोलता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कल खुद पर्सनली जाकर अपने जूनियर ब्रदर को लेसन दूंगा ताकि वो अच्छे से सीख सके और अपने सीनियर ब्रदर की इज्जत को बढ़ा सके। फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी के अंदर, अपने एमसी के नॉलेज सी के अंदर, जहाँ पर वो मूर्ति अभी तक थी। और अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से याद करते हुए कल्टीवेशन किया जा रहा था। और जैसे ही आंखें खोलता है ना, लिटरली मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल का दिख रहा था ये, और बोलता है कि समझ गया, यानी कि ये है मेरा अपना बॉडी कल्टीवेशन मेथड। नाइस। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इस हफ्ते 2 चैप्टर्स आए थे जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, समझे? अब मिलते हैं अगले हफ्ते जब इसके आगे का 2 चैप्टर्स और आएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। देखो, आई वॉज रेज्ड बाई डिमिनेस और आई एम द लिविंग बीस्ट का जो मानवा था ना, उसको मैं स्नो एमिलिटी रो से पढ़ता था और वो वेबसाइट अब लिटरली में बंद हो चुका है, समझे? और ये मानवा कहीं पर है भी नहीं। इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये मानवा मुझे मिल ना जाए तब तक के लिए इन दोनों सीरीज को टेम्पररी तौर पर रोक दिया जाता है, समझे? सो थैंक यू।